नमस्कार दोस्तों। तो आज हम द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो समास है वो है इतरेतर द्वंद्वः। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें अस्मिन् समासे सर्वेषां पदानां महत्वम्। तो इस समास में सभी पदों का महत्व होता है। तो इसलिए यदि दो शब्द है तो द्विवचन और दो से ज़्यादा है तो बहुवचन। तो ये हुआ शब्द का, मगर यदि वचन भी ज़्यादा है तो भी बहुवचन बनेगा। तो उसके हर एक का उदाहरण हम समझने वाले, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अतः तस्य वचन व्यवस्था सर्वेषां पदानां महत्वम् आधृत्य क्रियते। तो इसकी जो वचन व्यवस्था है पदों के आधार पर होती है और विभक्तियों के आधार पर भी होती है, उसके भी उदाहरण हम समझने वाले। मगर सबसे पहले पदों के आधार पर, यदि समासे द्वे पदे, यदि समास में दो शब्द है तो द्विवचन, और द्व्यधिकानि पदानि, यदि दो से अधिक शब्द है तो बहुवचन बनेंगे। ये तो सरल नियम है, मगर इससे भी कुछ अलग उदाहरण है, उसे भी हम समझ लेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से द्वंद्व समास होता है। तो सबसे पहले अंतिम पद का लिंग, मतलब अंतिम शब्द जो रहेगा, मतलब जिस लिंग का रहेगा उसी तरह पूरा समास का लिंग होगा। जैसे देखिए अभी रामः च लक्ष्मण च। अभी इस समास की खासियत क्या है, इस समास में हर एक शब्द के बाद च ऐड होता है और कभी नहीं भी होता है, मगर ज़्यादातर च ऐड होता है। तो उसके भी हमने उदाहरण दिए, जैसे रामः च लक्ष्मणः च। तो हर शब्द के बाद च ऐड होगा। अभी इसमें दो शब्द है, एक है रामः और दूसरा है लक्ष्मण। रामः एक वचन है और लक्ष्मण एक वचन है, तो एक वचन प्लस एक वचन द्विवचन हुआ, इसलिए राम लक्ष्मणौ। और लक्ष्मण पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ भी पुल्लिंग राम लक्ष्मणौ। अभी उसे ही थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते। रामः सीता च, कभी कभी आपको एक च भी मिल सकता है, तो सेम रहेगा। राम एक है और सीता एक है, तो एक प्लस एक दो बन गए, तो राम सीते। तो सीता स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका बालिके तो द्विवचन, उस तरह से सीता सीते द्विवचन बन गया। उसके बाद इस उदाहरण को आप देख लीजिए, सीता च रामः च। तो इस समास में रामः अंतिम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए पूरा समास पुल्लिंग में रहेगा। अभी सीता एक है और राम एक है, इसलिए एक प्लस एक दो बन गए, इसलिए द्विवचन सीता रामो। तो यहाँ देखिए पुत्रः च मित्रम च। अभी मित्रम नपुंसक शब्द है, इसलिए यहाँ पूरा समास नपुंसक में रहेगा। तो पुत्रः एक वचन है और मित्रम एक वचन है, इसलिए पुत्र मित्रे। तो फलम फले फलानि, तो फले, उस तरह से मित्रम मित्रे द्विवचन। और एक उदाहरण देख सकते हैं, पुत्रः च कन्या च मित्रम च। तो यहाँ देखिए पुत्रः एक है, कन्या एक है, मित्रम एक है, तो तीन हो गए, तो ज़्यादा हो गए, मतलब दो से ज़्यादा बहुवचन बन गए। तो पुत्र कन्या मित्राणि, तो मित्रम मित्रे मित्राणि। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ उदाहरण जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आने वाला है। जैसे देखिए धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, मतलब जैसे पहले कैसे था धर्मः च, तो यहाँ उन्होंने संधि करके दी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी सेम है, बस यहाँ उन्होंने संधि की, विसर्ग को श किया है। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। तो समास कैसे बनेगा, धर्मार्थ काम मोक्ष। तो धर्म प्लस अर्थ, ये जहाँ संधि वहाँ संधि करना ही है। अब ये बहुत सारे शब्द है, इसलिए बहुवचन, इसलिए धर्मार्थ काम मोक्षाः। मोक्ष शब्द पुल्लिंग है, लास्ट जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए पूरा समास पुल्लिंग में रहेगा। तो धर्मार्थ काम मोक्षाः। अब देखिए वसंतः च ग्रीष्मः च शिशिरः च। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ उन्होंने संधि नहीं की, वसंतः च ऐसे लिखा है, वसंतश्च ओ ऐसे भी लिख दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समास तो सेम ही बनेगा। तो च हटा देना है और समास बन जाएगा। मूल शब्द लेना है वसंत ग्रीष्म शिशिराः। अभी तीन शब्द है, मतलब बहुवचन है, इसलिए बहुवचन बन गया। उसके बाद और कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए लताः च तरह च गुल्माः च। तो यहाँ देखिए सभी बहुवचन शब्द है, फिर भी बहुवचन ही बनेगा, मगर जब हम समास करते तो मूल शब्द लेना होता है। तो लताः का मूल शब्द लता तरु गुल्माः, तरह का मूल शब्द है तरु और गुल्माः का मूल शब्द है गुल्म, तो गुल्माः। ओके, तो इस तरह से समास बन जाता है, लता तरु गुल्मा, गुल्माः मतलब झाड़ी। ओके, उसके बाद इस उदाहरण को हम समझ लेते हैं, लताः च तरुः च। अब यहाँ देखिए लताः बहुवचन है, तरुः एक वचन है, फिर भी समास कैसे बनेगा, लता तरवः बहुवचन है, ये गुरु शब्द एक तरह चलता है, तरुः तरु तरवः, इस तरह से तरवः। ठीक है,
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, समास में यदि एक शब्द द्विवचन में है और दूसरा बहुवचन में तो भी बहुवचन ही जाएगा, ठीक है ना। लताहा तरुहु, तो क्योंकि बहुवचन प्लस एक वचन बहुवचन ही बनेगा, तो लता तरवह। उसके बाद इस समास को देख सकते हो आप, गुरुहु च शिष्यौ च, तो यहाँ देखिए गुरुहु एक वचन है और शिष्यौ द्विवचन है, तो द्विवचन प्लस एक वचन तो बहुवचन बनेगा, इसलिए पूरा समास बनेगा गुरु शिष्याः। और जब भी हम समास करते तो मूल शब्द लेते, गुरु का गुरु मूल शब्द और शिष्यों का मूल शब्द शिष्य, और फिर उसे बहुवचन कर दिया गुरु शिष्याः। तो इसी तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में जितने सारे शब्द है उस तरह से उसका वचन होगा, और यदि दो भी शब्द है मगर दोनों का यदि वचन बहुवचन है तो समास बहुवचन में ही जाएगा। उसके बाद देखिए पिकस्य च काकस्य च, तो यहाँ पिकस्य षष्ठी एक वचन है और काकस्य षष्ठी एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन प्लस एक वचन द्विवचन मतलब षष्ठी द्विवचन। तो जब भी समास हम करेंगे तो पिक काकयोः षष्ठी द्विवचन ही करेंगे। तो जब विग्रह करते समय या विग्रह में जो विभक्ति है और उसका जो वचन है उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ क्या है, पिकस्य षष्ठी विभक्ति है, इसलिए हम जब उसका समास करेंगे तो षष्ठी द्विवचन करें, क्योंकि एक वचन प्लस एक वचन द्विवचन। उसके बाद देखिए पिकः च काकः च, तो यहाँ देखिए पिकः प्रथम विभक्ति एक वचन, काकः प्रथम विभक्ति एक वचन, इसलिए एक वचन प्लस एक वचन मतलब प्रथम विभक्ति एक वचन और प्रथम विभक्ति एक वचन प्लस द्विवचन तो प्रथम विभक्ति द्विवचन पिक काकौ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो विभक्ति है उसी का ही आपको वचन बदलना है। मतलब ऊपर वाला जैसे पिकस्य और काकस्य का षष्ठी द्विवचन बन गया, उस तरह से पिकः काकः इसका प्रथमा द्विवचन बन जाएगा। और कुछ अपवादात्मक उदाहरण जैसे माता च पिता च, माता पितरौ और पितरौ, मतलब उसका माता पितरौ भी समास होता है या फिर सिर्फ पितरौ ऐसा भी होता है। उसी तरह से जाया च पति च दंपति, इस तरह से जाया मतलब पत्नी और पति मतलब पति, तो जाया च पति च दंपति, इस तरह से ये अपवादात्मक उदाहरण आप इसे याद कर लीजिए। तो इसी तरह से द्वंद्व समास है, आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, आपको इसका अच्छी तरह से फायदा होगा। धन्यवाद।